हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शहादत स्टडी जोन। स्टूडेंट, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज का सिलेबस है वेक्टर एंड स्केलर, यानी सदिश और अदिश। यानी आज हम आप लोगों को सदिश और अदिश के बारे में बताएंगे कि यानी सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। आइए देखिए यानी अदिश और सदिश। अदिश और सदिश यानी स्केलर एंड वेक्टर। अदिश और सदिश यानी स्केलर एंड वेक्टर। देखिए यानी भौतिक राशि क्या होती है, पहले हम यह जान लें कि भौतिक राशि क्या होती है। यानी ऐसे गुणधर्म जिसका मापन किया जा सकता है, यानी ऐसे गुणधर्म जिसका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी ऐसे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है और यहाँ पर कोई बड़ा आदमी है, ठीक। यह लड़का यानी छोटा है और यह आदमी बड़ा है। यानी गुण इसमें यही है कि यह छोटा है और यह बड़ा है। यानी इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान अधिक है। यानी तो इसमें गुणधर्म यानी द्रव्यमान है। यानी इन दोनों में गुणधर्म द्रव्यमान है। यानी ऐसे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो यानी ऐसे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसमें गुणधर्म मिल रहा है द्रव्यमान का। मान लेते हैं कि द्रव्यमान, इसका वेट है 15 केजी लड़के का और इस व्यक्ति का वेट है 50 केजी। यानी यह 15 केजी का है और यह 50 केजी का है। तो इसका जो गुणधर्म द्रव्यमान है, यह द्रव्यमान को हम नापे हैं, यानी यह 15 केजी और इसको नापे हैं 50 केजी। यानी तो इन गुणधर्म को जब मापा गया है, तो इस गुण यानी ऐसे गुणधर्म जिसका मापन किया जा सकता है, यानी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो यानी यह हमारा द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, वेग, त्वरण, इन सबको मापते हैं। यानी ऐसे गुणधर्म यानी जिन गुणधर्म को हम माप सकते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। देखिए भौतिक राशि यानी भौतिक राशियां दो होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश। यानी एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे भौतिक राशि यानी दो होती हैं, एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। यानी अदिश और सदिश, यानी इसमें अदिश में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इसका द्रव्यमान है 15 केजी इस लड़के का, तो लड़के का जो द्रव्यमान 15 केजी है, तो इसमें सिर्फ परिमाण यह नहीं पूछा है कि यानी द्रव्यमान कहां से 15 केजी है, यानी ऊपर से नीचे की इधर से इधर हमको मालूम इसमें नहीं है। यानी द्रव्यमान पूरा हम जानते हैं कि पूरा नेट वेट, यानी इसका पूरा नेट द्रव्यमान 15 केजी है। कोई इसमें जिक्र नहीं है कि यह ऊपर से नीचे इसका वेट है या अगल से बगल, यानी पूरा नेट वेट इसका 15 केजी। इसमें दिशा नहीं है, यानी दिशा का जिक्र नहीं होता है। तो यह द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हुई है, दिशा की नहीं। तो द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, यानी जिसमें यानी परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, वह हमारा अदिश राशि होता है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसको अदिश राशियों को जोड़ने के लिए बीज गणितीय नियम लागू होता है।
यानी बीज गणितीय नियम, यानी अदिश राशि को जोड़ने के लिए बीज गणितीय नियम लागू होता है। और यह हमारा सदिश राशि, सदिश यानी इसमें दिशा का जिक्र होता है, यानी 10 किलोमीटर, जैसे कि कोई हमारा घर से विद्यालय 10 किलोमीटर है, तो हम 10 किलोमीटर किधर है, यानी पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, यानी 10 किलोमीटर पूरब कह सकते हैं, 10 किलोमीटर उत्तर कह सकते हैं, 10 किलोमीटर दक्षिण। इसमें दिशा का जिक्र होता है सदिश में, यानी परिमाण और दिशा दोनों का जिक्र होता है, यानी दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। यानी वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और परिमाण और दिशा के साथ सदिश राशियों को जोड़ने के लिए, यानी यह सदिश योग के नियम का यह पालन करता है, यानी सदिश योग के नियम का पालन करता है, यानी यह सदिश योग के नियम का पालन करता है। और जो अदिश राशि होती है यह योग यानी जोड़ने के लिए बीज गणितीय योग का नियम का पालन करता है। यानी भौतिक राशि दो होती है, एक अदिश होता है, एक सदिश। यानी अदिश में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश में इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी इसका डिफिनीशन दे सकते हैं अदिश राशि का कि वे भौतिक राशियां, यानी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, यानी पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। यानी स्केलर क्वांटिटी। और जो सदिश राशि होती है, यानी वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। इसको योग करने के लिए यानी जोड़ने के लिए सदिश योग के नियम का पालन करता है। देखिए यह सदिश योग का पालन करता है, जबकि अदिश जो होता है बीज गणितीय नियम का पालन करता है। इसको जोड़ने के लिए बीज गणित के जैसे जोड़ते हैं, गणित में उसका पालन करेंगे, यानी उस तरीके से जोड़ेंगे, यानी बीज गणितीय रूल से। और इसको जोड़ने के लिए सदिश योग के नियम का पालन किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं वैद्युत धारा जो है, वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा जो होती है इसमें परिमाण भी होता है, परिमाण, और इसमें दिशा भी होती है, इसमें परिमाण और दिशा होती है। तो यह सदिश हो गई, लेकिन नहीं, यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। यानी वैद्युत जो धारा होती है यह परिमाण और दिशा होती है, लेकिन यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। जब सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है वैद्युत धारा, तो यह सदिश राशि नहीं होगा, क्योंकि सदिश होने के लिए इन तीनों का पालन करना बहुत जरूरी है। जब तीनों रूल का पालन करेगा तभी यह यानी सदिश होगी। अगर तीनों में कोई एक नहीं रहेगा तो यह सदिश नहीं हो सकती। तो वैद्युत जो धारा होती है यह परिमाण इसमें होता है, दिशा होती है, लेकिन यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह वैद्युत धारा अदिश राशि हो गई। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बहुत से लड़के हैं, रस्सा कस्सी का खेल हो रहा है, यानी लड़के हैं यहाँ पर, यानी दो लड़के हैं, एक रस्सी को दोनों तरफ खींच रहे हैं, ये अपने साइड खींच रहा है, ये अपने साइड, ये दोनों लगाते हैं 10 न्यूटन का बल से यह अपने तरफ खींच रहा है
और ये 10 न्यूटन के बल से अपने की तरफ खींच रहा है। यदि दो लड़के दोनों 10 न्यूटन के बल से एक रस्सी को अपने ओर खींच रहे हैं, यानी दोनों 10-10 न्यूटन का बल अपने दिशा की ओर लगा रहे हैं, तो यहां पर पूरा नेट बल कितना होगा? यहां पर नेट बल, तो नेट बल यानी 10 न्यूटन इधर की ओर खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन अपने की ओर लगा रहा है, तो 10-10 न्यूटन दोनों निरस्त हो जाएंगे, यानी नेट बल हमारा यहाँ पर नेट बल 0 हो जाएगा, यानी रस्सी अपने ही जगह पर रहेगी, न तो इधर जाएगी न तो इधर जाएगी, क्योंकि वहां पर 10 न्यूटन का इधर बल कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन का यह, यानी दोनों विपरीत और समान बल है, तो वह क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, यानी नेट बल 0 हो जाएगा। लेकिन वैद्युत धारा में जैसे कि यह हमारा परिपथ है, यह हमारा परिपथ है, इसमें 10 न्यूटन का यह 10 एम्पियर का, सपोज दैट इसमें 10 एम्पियर का वैद्युत धारा जा रही है, 10 एम्पियर का वैद्युत धारा जा रही है, तो यह 5 एम्पियर इसमें कन्वर्ट हो गई इस परिपथ में, और 5 एम्पियर इस परिपथ में कन्वर्ट हो गई, यानी 10 एम्पियर की धारा है, यह दोनों परिपथ में, यानी इधर जाती है 5 एम्पियर और इधर 5 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों को जोड़ते हैं तो यह 5 एम्पियर 10 एम्पियर होगा, यानी यह एक दूसरे से निरस्त नहीं होगा, यानी यह बीजगणितीय योग का नियम का कार्य करता है, यानी जिस तरह से बीजगणितीय को हम जोड़ते हैं तो वही रूल इसमें कार्य करता है वैद्युत धारा में। यह सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है। जब यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है वैद्युत धारा, तो यह हमारा हो गया यानी अदिश राशि। जब वैद्युत धारा यानी हमारा 10 एम्पियर की है और यह बढ़ जा रही है, यानी 5 एम्पियर, जब इसको ऐड करेंगे तो यह निरस्त नहीं हो जाएगी, 5 एम्पियर इसमें गई, 5 एम्पियर समान धारा है, निरस्त हो जाए, लेकिन यह निरस्त नहीं होगी। योग करेंगे तो यह भी हो जाएगी 10 एम्पियर की धारा। तो यह बीजगणितीय योग के नियम के अनुसार हम इसको जोड़ते हैं, इससे हम सदिश योग के नियम यहाँ पर लागू नहीं होता, इसलिए वैद्युत धारा हमारी अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं होगी। देखिए अदिश और सदिश, यानी अदिश और सदिश, अदिश राशि और सदिश राशि, सदिश राशि। देखिए अदिश राशि में, इसमें अदिश यानी दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण होता है, जबकि सदिश में दिशा होता है और परिमाण दोनों होता है। यानी अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। जैसे यानी अदिश राशियां हो गई कार्य, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, दूरी, समय, ये सब अदिश राशियां हैं। जबकि सदिश में हो जाएगा बल, भार, वेग, त्वरण, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र, ये सब सदिश राशियां हैं। देखिए अदिश में कार्य, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, दूरी, समय, सदिश में बल, भार, वेग, त्वरण, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र। यानी अदिश में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अदिश होने के लिए परिमाण और सदिश होने के लिए
परिमाण के साथ साथ दिशा, यानी सदिश होने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जबकि अदिश होने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कार्य यानी मान लेते हैं कि हमने 10 जूल कार्य किया, 10 जूल कार्य किया, तो 10 जूल कार्य किया तो किसी को हम प्रदर्शित करें कि मैंने 10 जूल पूर्व की ओर कार्य किया, 10 जूल पश्चिम की ओर कार्य किया, इस तरह से हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम प्रदर्शित करते हैं कि मैंने 10 जूल कार्य किया, 15 जूल कार्य किया, 20 जूल कार्य किया, इतना हम बताएंगे, यानी हम दिशा नहीं बताएंगे। तो यह इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कार्य हमारा अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान, यानी हमारा भार मान लेते हैं 50 किलो है, 60 किलो है, 65 किलो है, 70 किलो है, इस तरह से द्रव्यमान बताएंगे, यानी द्रव्यमान में भी हम दिशा नहीं बताएंगे, इसलिए यह हमारा द्रव्यमान यानी अदिश राशि है। जैसे वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। वैद्युत धारा जो होती है इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, यानी परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन यह यानी सदिश योग का पालन नहीं करता है। यानी सदिश होने के लिए तीसरा है कि सदिश योग का पालन, सदिश योग के नियम का पालन करना, यानी तीसरा, ये तीनों चीज होना जरूरी है। यानी सदिश योग के नियम का पालन, यानी वैद्युत धारा में परिमाण है, दिशा है, लेकिन वैद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह अदिश राशि है। जबकि अदिश में राशि में इसको जोड़ने के लिए हम बीजगणितीय नियम का पालन करते हैं। बीजगणितीय, यह बीजगणितीय नियम का पालन होता है, इसमें साधारण गणित से जोड़ते हैं। जबकि सदिश राशि में साधारण तरह से गणित के नियम से नहीं जोड़ा जाएगा, यानी बीजगणितीय नियम लागू नहीं होगा, यहाँ पर सदिश योग का नियम लागू होगा, तब वह राशि यानी सदिश राशि होगी। यानी इसमें परिमाण, दिशा और सदिश योग के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। जबकि अदिश होने के लिए सिर्फ यानी परिमाण होना आवश्यक है, यानी अदिश होने के लिए सिर्फ परिमाण होना आवश्यक है, दिशा होना आवश्यक नहीं है। यह योग होगा इनका तो बीजगणितीय नियम से, और इनका योग होगा सदिश योग के नियम से। जैसे दूरी हो गया, इसमें दिशा नहीं है, समय है, इसको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी बल, इसमें सदिश में बल है, तो बल को हम दिशा लगाएंगे, यानी कि मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का, किधर? पूर्व में, यानी 5 न्यूटन का बल पूर्व में, किधर बल लगाया? दक्षिण में, उत्तर में, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। और भार, किसी का वेट भार तोलते हैं तो हम उसकी दिशा सदैव नीचे की ओर होती है, तो इसलिए हमारा सदिश राशि है। और वेग, त्वरण, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र, इन सभी में यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। और सदिश को जोड़ने के लिए हमको सदिश योग के नियम का पालन करना होगा, जबकि अदिश को जोड़ने के लिए साधारण गणित का नियम का पालन करना होगा, यानी बीजगणितीय नियम का पालन करना होगा। देखिए सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण। देखिए मानचित्र पर दिशा होता है, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, और इस साइड में होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम, यानी पश्चिम, यानी मानचित्र पर यह दिशा होता है। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सदिश राशियों का निरूपण, इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो सदिश राशि जैसे कोई कर दिया, यानी विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा
और परिमाण दोनों है, यानी विस्थापन जैसे विस्थापन हमारा हो गया 10 किलोमीटर यानी पूर्व, 10 किलोमीटर पूर्व। तो हमको इसे निरूपित करना है सदिश में। तो सदिश में निरूपित करने के लिए जो हमारा 10 है यह परिमाण को प्रदर्शित करता है, परिमाण को, और जो पूर्व है यह हमारी दिशा को व्यक्त करता है, यानी 10 किलोमीटर पूर्व। 10 किलोमीटर परिमाण को प्रदर्शित करता है, यह पूर्व क्या है, दिशा। यानी विस्थापन हमारी यह सदिश राशि है। तो 10 मीटर, इसको हमको सदिश राशियों यानी सदिश से निरूपित करना है। तो हम सदिश से निरूपित करने के लिए हम एक लंबाई खींच देते हैं, यानी 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर प्रदर्शित करते, शो करते, मान लेते हैं यह लंबाई। यह जो लंबाई होती है यह परिमाण को प्रदर्शित करता है। यह जो लंबाई होती है वह परिमाण को प्रदर्शित करता है, और जो दिशा होती है वह एरो को प्रदर्शित करती है। जिस तरफ यानी जो दिशा होती है उस साइड में हम एरो लगा देते हैं। जैसे कि 10 किलोमीटर परिमाण है, तो यह 10 हो गया परिमाण को, और यह हमारा दिशा यानी दिशा हमारा पूर्व की ओर है, पूर्व। इस तरह से हम सदिश को निरूपित कर सकते हैं। यानी इसको विस्थापन यानी वेक्टर यस, यह सदिश यानी वेक्टर यस इक्वल टू 10 किलोमीटर यानी पूर्व। यह हमारा, इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं सदिश को। जैसे मान लेते हैं कि कोई विस्थापन हमारा वेक्टर यस इक्वल टू हो जाएगा 2 किलोमीटर पश्चिम, 2 किलोमीटर पश्चिम। तो 2 हमारा किलोमीटर जो यह परिमाण को प्रदर्शित करता है और पश्चिम दिशा को। तो 2 किलोमीटर यह लंबाई, 2 किलोमीटर लंबाई को व्यक्त करता है। मान लेते हैं 2 किलोमीटर यह लंबाई होगी। पश्चिम जो दिशा है इसको एरो से प्रदर्शित करते हैं, यह दिशा को। इस तरह से हमारा यह सदिश का निरूपण है। जैसे 3 किलोमीटर यह उत्तर, इसको हमको सदिश से निरूपित करना होगा। तो 3 किलोमीटर यह लंबाई को प्रदर्शित करेगा, यानी 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर का लंबा मान लेते हैं कि एक लंबाई है 3 किलोमीटर। उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा को हम एरो से प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम बाड़ाग्र कहते हैं। यानी यह हमारा 3 किलोमीटर उत्तर हो गया। यानी इसको टेल कहते हैं, और इसको जो हेड यानी बाड़ाग्र यानी या हेड कहते हैं तीर को। इस तरह से हमारा सदिश का निरूपण होता है। देखिए समान वेक्टर, ठीक है। समान वेक्टर यानी समान वेक्टर क्या होता है? देखिए वे सभी समांतर वेक्टर जिनका परिमाण यानी लंबाइयां तथा दिशाएं समान होती हैं उसे हम समान वेक्टर कहते हैं। यानी वे सभी समांतर वेक्टर जिनकी परिमाण तथा दिशाएं दोनों समान होती हैं उसे हम समान वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और इसी के लंबाई के बराबर एक दूसरा वेक्टर हम खींच देते हैं, यह वेक्टर बी हो गया। यानी समांतर वेक्टर ए के समांतर वेक्टर बी खींचे हैं, इनकी लंबाई जो बराबर होती है वेक्टर ए की लंबाई से। यानी वेक्टर ए की लंबाई और वेक्टर बी की लंबाई यानी परिमाण दोनों की बराबर, और दिशाएं भी बराबर हैं। मान लेते हैं एक और वेक्टर खींच देते हैं, वेक्टर सी, इसका भी परिमाण यानी लंबाई और दिशा वेक्टर ए बी के बराबर है। यानी तीनों एक दूसरे के यानी समांतर हैं, और लंबाई में समान है और दिशाएं इनकी समान है, तो इसे हम एक समान वेक्टर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा कि वे सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयां तथा दिशाएं समान होती है उसे हम समान वेक्टर कहते हैं। तो इसे हम लिखते हैं समान वेक्टर को कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर
सी, यह एक समान वेक्टर होता है। जैसे दूसरा है विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर में वे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण यानी लंबाई समान है और दिशाएं विपरीत हैं, तो उसे हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए बी सी है, तो इसी के समान लंबाई का एक वेक्टर डी खींच लेते हैं। इसकी दिशाएं जो होती हैं वेक्टर ए बी सी के विपरीत है, यह हमारा वेक्टर डी है। यानी इनकी जो लंबाई है वेक्टर ए बी सी के समान है, वेक्टर डी की लंबाई, और दिशाएं इन तीनों वेक्टरों के विपरीत है, तो इसे हम कहते हैं विपरीत वेक्टर। तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर डी, क्योंकि इसकी दिशाएं क्या है विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि नीचे यह मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और यह हमारा वेक्टर बी है। वेक्टर ए और बी यानी वेक्टर ए और बी की जो लंबाई है यानी परिमाण है वह बराबर, लेकिन दिशाएं इसकी विपरीत हैं, तो इसको हम विपरीत वेक्टर कहेंगे। तो इसको लिखेंगे हम कि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह से हमारा यह विपरीत वेक्टर होगा। तो इसका डिफिनीशन है वे दो समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयां समान हैं लेकिन दिशाएं विपरीत है, इसे हम विपरीत वेक्टर कहेंगे। देखिए एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर, देखिए एकांक वेक्टर यानी वे वेक्टर जिनका परिमाण एक होता है, यानी वे वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। यानी एकांक वेक्टर को हम कैप से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैप ए। कैप ए इक्वल टू होता है एकांक वेक्टर यानी वेक्टर ए बटे के ए। यह कैप को जो है एकांक वेक्टर को प्रदर्शित करता है। यानी एकांक वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए बटे के ए। जो वेक्टर ए है यह वेक्टर ए का परिमाण है, यानी वेक्टर ए के परिमाण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से। यानी एकांक वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटे के ए। यानी एकांक वेक्टर वो होता है यानी जिसका परिमाण एक होता है वह एकांक वेक्टर होता है। और एकांक वेक्टर की दिशा जो होती है वेक्टर ए की दिशा की ओर होती है, और जो इसकी दिशा होती है वेक्टर ए की दिशा की ओर होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं एकांक वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटे के इसका परिमाण यानी वेक्टर ए का परिमाण यानी ए। यानी इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर एकांक वेक्टर ए यानी एकांक वेक्टर ए इंटू ए, यानी वेक्टर ए इक्वल टू एकांक वेक्टर ए और इसका परिमाण, यानी एकांक वेक्टर और वेक्टर ए का परिमाण का गुणनफल होता है वेक्टर ए। देखिए लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर। देखिए लंब कोणीय एकांक वेक्टर को हम कैसे निरूपित करते हैं। तो लंब कोणीय एकांक अक्ष होता है, लंब कोणीय अक्ष यह x अक्ष होता है, यह y होता है, ये z होता है। तो लंब कोणीय एकांक अक्षों के अनुदिश एकांक वेक्टर यानी एक कैप i, कैप j, कैप k। x अक्ष के अनुदिश होता है कैप i, y अक्ष के अनुदिश होता है कैप j और z अक्ष के यानी अनुदिश होता है, z अक्ष के अनुदिश होता है कैप k। एंड इसको इस तरह से हम निरूपित करते हैं।
ठीक है, शून्य वेक्टर यानी शून्य वेक्टर यानी वे वेक्टर जिनका परिमाण शून्य होता है उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। यानी वे वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है यानी शून्य वेक्टर कहते हैं। इसे हम वेक्टर शून्य से ही प्रदर्शित करते हैं, इस तरह ही लिखा जाता है। यानी इसको हम शून्य वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यानी वे वेक्टर जिनका परिमाण शून्य होता है वह शून्य वेक्टर कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यह हमारा वेक्टर ए हो गया और यह हमारा वेक्टर बी हो गया। दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण यानी लंबाइयां समान है। यानी इसको लिखेंगे हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, अर्थात वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर शून्य। यानी इनका हमको परिमाण इसका आ गया शून्य, तो इसे हम कहते हैं शून्य वेक्टर। यानी वे वेक्टर जिसका परिमाण यानी शून्य होता है उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। यानी दोनों वेक्टर बराबर होते हैं, यानी परिमाण में बराबर होते हैं। यानी वे दोनों वेक्टर जो परिमाण में बराबर होते हैं और वे प्रारंभिक बिंदु और उनका अंतिम बिंदु संपाती होता है और उनकी दिशाएं अनिश्चित होती हैं, उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। यानी परिमाण में बराबर, यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर शून्य। इस तरह से इनका परिमाण हमको शून्य प्राप्त हुआ है, इसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं।